हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी के पैटर्न पे करेंगे पीवाईक्यू, जो कि किसी न किसी एग्जाम में टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में या तो वो यूपी टीजीटी पीजीटी से लिया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, या तो किसी अदर स्टेट के एग्जाम से लिए हुए ये क्वेश्चंस हैं। और ये मोस्टली हर सेक्शन को कवर्ड करने वाला ये पीवाईक्यू है, जिसमें कि फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन है, लिटरेरी टर्म्स से भी हैं, वोकैब सेक्शन से भी हैं और ग्रामर पोर्शन से हैं। मतलब केवल 4 राइटर्स जो हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को, उनको छोड़ के ये सारे पोर्शन से बाकी के लिए हुए क्वेश्चंस हैं। और धीरे धीरे हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे लिटरेचर के राइटर्स को, उसके बाद उससे भी क्वेश्चंस ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फिगर ऑफ स्पीच से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, figure of speech in which an exaggerated statement not to be taken literally is। मतलब कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो एग्जिग्रेटेड हो या ओवर स्टेटमेंट हो वो नॉट टू बी टेकन लिटरली इज, जो कि लिटरली नहीं होता है, सही नहीं होगा, बहुत बढ़ा चढ़ा के जहाँ बातें कही जाती हैं ऑन दैट काइंड ऑफ, वहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट जहाँ हो वहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन एग्जिग्रेटेड स्टेटमेंट आर गिवन दैट इज नोन एज क्या, हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच। हाइपरबोले मतलब अतिशयोक्ति, यानी कि जहाँ पे ओवर स्टेटमेंट होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती हैं, जो कि रियल नहीं प्रतीत होता है, जो कि इम्पॉसिबल सा लगता है, दैट इज़ नोन एज हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, 5 miles meandering in a mazy motion। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच। एंटीथेसिस है, एलिट्रेशन है, एसोनेंस है या एनाफोरा है। तो एनाफोरा तो है नहीं, क्योंकि इसमें किसी न किसी का रिपीटेशन है। अब किसका रिपीटेशन है? एन का है, सॉरी एम का है, मेजी में एम का है और मोशन में एम का है। और बिगनिंग में जब कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? एलिट्रेशन होता है। एंटीथेसिस क्या होता है? जब 2 क्लॉजेस या 2 सेंटेंस एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, एक दूसरे का अपोजिट मीनिंग देते हैं, वहाँ पे एंटीथेसिस होता है। तो एंटीथेसिस नहीं होगा, एनाफोरा नहीं होगा। एसोनेंस में क्या होता है? रिपीटिशन होता है, इसमें रिपीटिशन होता है वॉवेल साउंड का एसोनेंस में। अब बचता क्या है? क्योंकि एम क्या है? कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन है, और बिगनिंग ऑफ द वर्ड है। जब वर्ड के बिगनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होती है एलिट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एलिट्रेशन मीन्स क्या होता है? अनुप्रास। हिंदी में अनुप्रास अलंकार जो होता है, वही इंग्लिश में एलिट्रेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ यू से कॉन्टिग्यूअस कंट्रीज इंस्टेड ऑफ कॉन्टिग्यूअस कंट्रीज। तो इसमें जो है दोनों में मिस्टेक्स है, जो स्पेलिंग एरर है, कॉन्टिग्यूअस और कॉन्टिग्यूअस, इनमें इन मिस्टेक्स को क्या कहते हैं, ये फाइंड आउट करना है। कि इफ़ यू से कॉन्टिग्यूअस कंट्रीज और कॉन्टिग्यूअस कंट्रीज, तो यहाँ पे क्या है? स्पेलिंग में है TIGUOUS है, और वहाँ पे TAGIOUS है। यहाँ पे UOUS है, और वहाँ पे IOUS है। तो इस टाइप की मिस्टेक्स को क्या कहेंगे? आइए ऑप्शन देखते हैं नीचे। तो नीचे ऑप्शन है, यू विल बी मेकिंग अ मिस्टेक्स नोन एज। इस तरीके की मिस्टेक्स को हम क्या कहते हैं? यूफेमिज्म कहते हैं, स्पूनरिज्म कहते हैं, यूफिज्म कहते हैं, या मेलाप्रॉपिज्म कहते हैं। तो जहाँ पे मतलब कि साउंड सेम हो,
लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम हो, लेकिन तो स्पेलिंग एरर हो जाए, जैसे ओ यू, यू ओ, यू की जगह पे वहाँ पे क्या हो गया, आई ओ यू हो गया है। तो ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक्स को हम क्या बोलते हैं, मेलाप्रोपिज्म। मेलाप्रोपिज्म क्या है, एक टर्म है जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, जैसे किसी चीज़ को बीच मिड में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए और प्रोनाउंसिएशन सेम हो, तो दैट इज नोन एज मेलाप्रोपिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। अब एयर इज ह्यूमन, फॉरगिव डिवाइन, क्या ये दोनों को अपोजिट है? तो हाँ, ये पहले तो दो स्टेटमेंट है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये कौन सा होने का चांस है? क्या एंटी क्लाइमेक्स? क्लाइमेक्स क्या होता है? क्लाइमेक्स होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर और एंटी क्लाइमेक्स होता है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो एंटी क्लाइमेक्स तो ये हो नहीं सकता। जैसे कोई बात एक सीरीज में चल रही है और सीरीज में बैक फॉलो बैक हो रही है, बैक नीचे जा रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है स्टेटमेंट, दैट इज नोन एज एंटी क्लाइमेक्स। तो एंटी क्लाइमेक्स तो होगा नहीं। अब नन ऑफ द एबव नहीं है और लिटोट्स भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है, एक तो ऑक्सीमोरन होता है जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जक्स्टा पोजिशन में होते हैं, मतलब एकदम नियरेस्ट में, अगल बगल में होते हैं, वहाँ पे एंटीथेसिस होता है और वहाँ पे वर्ड टू वर्ड जक्स्टा पोजिशन होते हैं। यहाँ पे क्या है, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के अपोजिट है, तो वहाँ पे क्या हो, अपोजिट मीनिंग दे रहा है यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई एम सो हंग्री सो आई कुड ईट अ हॉर्स। अब यहाँ पे क्या है, आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा हूँ कि, आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा हूँ कि आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं एक हॉर्स खा सकता हूँ। तो ये क्या है, मेटाफर है? नहीं। मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में वो एक इम्प्लाइड सिमिली होता है, सिमिली की ही तरह होता है, लेकिन वहाँ पे बस क्या होता है, लाइक और एज का यूज नहीं होता है। किसी को डायरेक्टली कह दिया जाता है कि वो वैसा है, जैसे कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर बताया गया है, लेकिन वहाँ पे क्या है, कोई कंपैरिजन वर्ड नहीं दिया है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं मेटाफर। आयरनी मतलब क्या होता है, एक तरीका का व्यंग होता है। अब यहाँ पे क्या बचता है, नन ऑफ द एबव और हाइपरबोली। तो आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं घोड़े को खा सकता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर स्टेटमेंट है, एग्जीग्रेटेड मैनर है, ओवर स्टेटमेंट है, मतलब जो पॉसिबल नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट है जो संभव प्रतीत नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच, जहाँ पे ओवर स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे है, हैव यू द डोर टाइट। अब हैव यू द डोर टाइट, शटेड होता है? नहीं, होता है शट, शट द डोर। तो शट की का फॉर्म ऑफ फाइंड आउट करना है, शटेड नहीं होता, इसका कोई फॉर्म नहीं है, शटेड नहीं है और शैट नहीं है, ये कोई वर्ड ही नहीं है बंद करना जैसे शब्द के लिए, शट शट और शट ही होता है इसका। तो हैव यू V3 लगेगा यहाँ पे, तो V3 भी इसका क्या होगा, शट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, हैव यू शट द डोर, हैव यू शट द डोर टाइट, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एड फिर डैश वॉवेल आफ्टर लास्ट कॉन्सोनेंट, लास्ट कॉन्सोनेंट। तो क्या यहाँ पे होगा, एड एन वॉवेल, वॉवेल तो है और हम जब इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, वो आ रहा है, तो वह क्या है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है। अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन ए और एन का यूज होता है, तो एन का यूज तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, वो आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो जब भी आएगा तो ए का यूज होगा। अब क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर लास्ट कॉन्सोनेंट, मतलब यहाँ पे फिक्स है, तो
तो जहाँ पे डेफिनिट होता है, निश्चित हो जैसा प्रतीत होता है, वहाँ पे किसका यूज होता है? द का। तो एन तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा हो गया ये गलत हो गया। एड अ वॉवेल आफ्टर अ लास्ट कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे ये अ फिर बैठते ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है? इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एड अ वॉवेल आफ्टर द क्या है? डिफिनीट करता है, निश्चित करता है, द लास्ट कॉन्सोनेंट। तो ऑप्शन नंबर डी वो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज। व्हाट विल बी द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज? तो गूज का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? क्या ड्रेक होगा? नहीं। ड्रोन होगा? नहीं। गूज का मैस्कुलिन जेंडर होता है गैंजर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? गूज का मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा गैंडर, और इसका प्लूरल होता है गीज, GEESE, गीज। गूज का गीज होता है। जैसे टूथ का क्या होता है प्लूरल? टीथ। कुछ नाउन्स के बीच में क्या होता है, बीच के वॉवेल या कॉन्सोनेंट को चेंज करके उनका प्लूरल बनाया जाता है, उसका ये एग्जाम्पल है गूज, और इसका प्लूरल क्या हो जाता है? गीज होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 है यूज़ एप्रोप्रिएट टेंस। अब यहाँ पे टेंस फिल करना है, तो इट रेन वर्ब दिया है हैवीली फॉर अ वीक, द व्हील्स आर ओवरफ्लोइंग। अब दिया है कि फॉर अ वीक, यानी कि टाइम दिया है। क्या दिया है? टाइम दिया है। तो टाइम जिसमें दिया होता है वहाँ पे कंटिन्यूटी को दर्शाता है, और कौन सा होता है? परफेक्ट होता है। अब परफेक्ट किसका होना चाहिए? द व्हील आर ओवरफ्लोइंग, यानी कि परफेक्ट तो है, लेकिन ये क्या है? प्रेजेंट का टेंस है। द व्हील्स आर ओवरफ्लोइंग से पता चलता है कि ये टेंस किस में है? प्रेजेंट में है। तो इसके पहले आने वाला टेंस भी प्रेजेंट में होगा। और क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम दिया है यहाँ पे। फॉर क्यों किसके साथ लगता है? पीरियड ऑफ टाइम के। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता तो सिंस लगा होता, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या इट रेन होगा? नहीं, क्योंकि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता तो रेन्स होता। वॉज रेनिंग पास्ट तो होगा नहीं, हैड रेन होगा ही नहीं। तो क्या होगा? इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली फॉर अ वीक, एक सप्ताह से भारी वर्षा हो रही है। द वेल्स आर ओवरफ्लोइंग, और कुएँ जो है वो क्या है? ओवरफ्लो हो रहे हैं, इतना ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। ये पूछा गया है कि ये कौन सा टेंस है। हैव यू बीन मतलब हैज़ या हैव बीन प्लस ING होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव बीन किसका हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस हैज़ या हैव बीन प्लस ING वर्ब में, और ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, दिस इज द टेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 है सी ऑफन गोज टू द सिनेमा। ऑफन क्या मतलब क्या होता है? ऑफन मीन्स होता है प्रायः, मतलब अक्सर। क्या होता है? अक्सर। अब इससे क्या होता है? पुनरावृत्ति का हो रहा है कि बार बार जैसा प्रतीत हो रहा है, इसका मीनिंग दे रहा है। तो सी ऑफन गोज टू द सिनेमा। अब अंडरलाइन वर्ड को फाइंड करना है कि ऑफन क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये।
क्या एडवर्ब, अब ऑफन गोज, गो क्या है, वर्ब है, और वर्ब के पहले आके उसकी क्वालिटी को बता रहा है ऑफन, तो क्या हो जाएगा, वर्ब की क्वालिटी को वर्ब को क्वालिफाई करने वाला तो एडवर्ब होता है। अब एडवर्ब ऑफ टाइम है, नहीं, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, नहीं, और मैनर भी नहीं है क्योंकि ये क्वालिटी नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि प्राय से क्या होता है, ऑफन वर्ड से पता चलता है कि अक्सर, बार बार, मतलब रिपीटेशन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में यहाँ पे ऑफन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द प्लूरल ऑफ हैंडफुल इज, हैंडफुल का प्लूरल क्या होता है, तो हैंडफुल का प्लूरल होता है HANDFULS, हैंडफुल्स। अब फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कौन सा है जो कि हैंडफुल का प्लूरल है। HANDFULLS, ये भी नहीं होगा। HANDS, हैंड्सफुल नहीं होता है, क्या होता है, हैंडफुल्स होता है, हैंड्सफुल्स, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है हैंडफुल्स का प्लूरल, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि HANDFULS, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बोस्ट, बोस्ट मतलब क्या होता है, सेखी बघारना, सेखी बघारना, या बहुत हाँक के बोलना, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो बोस्ट होता है। अब इसका एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है हमें। एडजेक्टिव इसका क्या हो जाएगा, इसका एडजेक्टिव होगा बोस्टफुल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है, बोस्टफुल एडजेक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट द अर्थ राउंड द सन, डैश में फिल करना है। अब जो चीज़ें क्या होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, वो अक्सर किस में बनती हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ बातें होती हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनती हैं। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इन द कॉपरनिकस प्रूव्ड, कॉपरनिकस ने प्रूव कर दिया कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमती है, और ये क्या है, दैट इज़ द रियल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ कि अर्थ जो है मूव करती है सन के राउंड में। तो मूव्ड तो होगा नहीं क्योंकि V2 लगेगा नहीं, हैज़ मूव्ड ये भी नहीं होगा, और हैज़ बीन मूविंग ये भी नहीं होगा, क्योंकि दैट इज़ क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या यस इसलिए लगेगा क्योंकि अर्थ क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, और अर्थ के लिए यहाँ पे मूव वर्ब में, मेन वर्ब में क्या होगा, एस या यस जुड़ेगा तो मूव्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि ही हर्ट हिमसेल्फ। अब इसमें अंडरलाइन वर्ड है हिमसेल्फ। अब पूछा गया है कि हिमसेल्फ क्या है, किस टाइप का प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव तो है नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव में आइदर एवरीवन ये सब आता है। रिफ्लेक्सिव, इम्फैटिक, इम्फैटिक भी नहीं है क्योंकि ही हर्ट हिमसेल्फ यहाँ पे कोई चीज़ बहुत इम्फेसाइज करके नहीं किया जा रहा, कहा जा रहा है, बहुत जोर दे के नहीं कहा जा रहा है, और रेसिप्रोकल भी नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा बचता है, रिफ्लेक्सिव, यानी कि जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का सेल्फ वाला फॉर्म होता है, जैसे योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्व्स, ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। अब रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो होते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
16 है टॉम एज वेल एज ब्राउन क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, मतलब टॉम और ब्राउन दोनों जो है क्वालिफाइड कर गए फाइनल्स के लिए। अब यहाँ पे पूछा गया है अंडरलाइन वर्ड एज वेल एज क्या है, तो एडवर्ब तो नहीं है क्योंकि किसी वर्ब को डिफाइन नहीं कर रहा है, एडजेक्टिव भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, ये जोड़ने का काम किया है, किसी नाउन की क्वालिटी को डिफाइन नहीं कर रहा है, और ये प्रोनाउन भी नहीं है क्योंकि ये दो नाउन को ऐड किया है। तो जब सेंटेंस के दो पार्ट को ऐड करता है कोई, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो कंजंक्शन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे दो टॉम एंड ब्राउन दो को ऐड कर रहा है ये एज वेल एज, इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, यूज हुआ है एज अ कंजंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड बिजेयर। अब बिजेयर BIZARRE, इसका मीनिंग फाइंड आउट करना है या सिनोनिम्स। बिजेयर मतलब क्या इमेजिनरी होता है, नहीं, इमेजिनरी मीन्स होता है काल्पनिक, नॉन एग्जिस्टेंस नहीं, एक्सट्रीमली पैथेटिक मतलब बहुत अधिक दुखांत नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, बिजेयर का मीनिंग होता है अ वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, अ वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनयूजुअल मतलब असाधारण, असाधारण या एकदम अजीब अलग, दैट इज नोन एज बिजेयर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है सिनोनिम ऑफ द वर्ड एनिमोसिटी। क्या है क्वेश्चन आंसर ऑफ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब क्या होता है, एनिमो का मतलब ही होता है अगेंस्ट या रॉन्ग फीलिंग या घृणा जिससे हो, तो इनडिफरेंस नहीं होगा, एपैथी भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका मीनिंग होगा अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैट्रेड, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैट्रेड मीन्स एनिमोसिटी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस मीन्स क्या होता है, एकॉम्प्लिस मीन्स होता है पार्टनर इन क्राइम। क्या होता है, एकॉम्प्लिस मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम, यानी कि क्राइम, अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसमें जो साथ देने वाला व्यक्ति होता है दैट इज नोन एज एकम्प्लिस। तो एसोसिएटेड विथ इन क्राइम या एसोसिएटेड विथ क्राइम इसका आंसर हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा कि द पर्सन हु एसोसिएटेड विथ क्राइम इज नोन एज एकम्प्लिस। तो स्किल्ड वर्कर नहीं होगा, क्या स्किल्ड वर्कर नहीं होगा, लीडर नहीं होगा, एनिमी नहीं होगा, दैट इज नोन एज एसोसिएटेड इन क्राइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सिनोनिम्स ऑफ एसिड्यूअस। एसिड्यूअस का मतलब क्या होता है, एसिड्यूअस मतलब होता है डिलीगेंट या वर्किंग हार्ड या परिश्रमी, क्या बोल सकते हैं, परिश्रमी या मेहनती, या कह सकते हैं लेबोरियस, लेबोरियस। तो अब कौन सा है इसमें ऑप्शन, एनेक्सियस नहीं, इनडिफरेंट टू वंस सराउंडिंग नहीं, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, टू मच वरीड अबाउट वंस हेल्थ, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एंड एसिड्यूअस मतलब होता है वर्किंग हार्ड एंड, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। एसिड्यूअस मतलब वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, यानी कि इसके मतलब क्या होता है, लेबोरियस, लेबोरियस या परिश्रमी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस है, किस टाइप का ये सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है,
कंपाउंड है, सिंपल है, क्या है? तो आइए देखते हैं। 21 का है, ही कॉन्फेस्ड दैट ही हैज़ कमिटेड द क्राइम। उसने कॉन्फेस्ड किया, ये क्या हो गया? ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ही कॉन्फेस्ड प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और दैट से जुड़ने की वजह से आने वाला क्लॉज जो है वो क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो ही कॉन्फेस्ड दैट ही हैज़ कमिटेड द क्राइम, उसने क्राइम किया। जब एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट जुड़ते हैं तो वहाँ पे किस सेंटेंस को फॉर्म करते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, ज्वाइन इनटू अ सिंगल सेंटेंस। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से एब्सेंट था। ही वॉज इल, वह बीमार था। अब इसको एक सेंटेंस में बोलना है। अब यहाँ पे दिया गया है कि एज ही वॉज इल ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। तो यहाँ पे क्या है? He was ill and so he was absent from school. He was ill and so, तो यहाँ पे दो सेंटेंस हो गया, एक ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये इतना परफेक्ट मीनिंग नहीं दे रहा। एज ही वॉज इल, जैसा कि वह बीमार था, ये भी गलत लग रहा है, ये भी अच्छा सेंस नहीं दे रहा है। तो सबसे परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज एब्सेंट, वह एब्सेंट हुआ या एब्सेंट था फ्रॉम स्कूल क्योंकि वह बीमार था। ऑफ हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण, क्योंकि वह बीमार था इसलिए वो एब्सेंट था स्कूल से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23rd है, स्प्लिट इनटू सिंपल सेंटेंस। अब इसको सिंपल में चेंज करना है। इन द नाइट द थीफ केम इनटू द गार्डन। रात में थीफ जो है वो गार्डन में आया। इन द नाइट द थीफ केम इनटू द गार्डन। यहाँ पे हो जाएगा इट वॉज नाइट द थीफ केम इनटू द गार्डन। नाइट केम द थीफ केम इनटू द गार्डन। अब यहाँ ये तो होगा ही नहीं। एट नाइट द थीफ वॉज इन द गार्डन। रात में थीफ गार्डन में था। यहाँ पे जबकि क्या दे रहा है? इन द नाइट द थीफ केम इनटू द गार्डन। अब सबसे अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है कि इट वॉज नाइट, रात का समय था, द थीफ केम इनटू द गार्डन, जबकि थीफ जो है गार्डन में आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप। वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप। दो सेंटेंस है, इसको एक में ऐड करना है और इससे क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक को एक प्रिंसिपल होना चाहिए और एक सबऑर्डिनेट होना चाहिए। तो सो लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, ये तो नहीं होगा क्योंकि देयर इज होप और सो से जुड़ेगा तो ये भी दूसरा भी क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा, तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। जबकि हमें फॉर्म क्या करना है? फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल करना है। लाइफ एंड होप आर inseparable. Until there is hope, there is life. Where the life is, the hope is there. ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी भी क्या है? गलत है। Where the life is, the hope is there. ये भी दो सेंटेंस में हो गया। Until there is hope, there is life. जहाँ चाहे वहाँ रहा है, ये कहना चाह रहा है कि लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एंड से दो नाउन जुड़े हैं यहाँ पे, न कि दो क्लॉज जुड़े हैं। तो यहाँ पे लाइफ एंड होप एक ही सब्जेक्ट है, आर इनसेपरेबल। एक सिंपल सेंटेंस को फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि दोनों के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब लगा है, एक वर्ब का यूज़ हुआ है और ये दोनों क्या है? नाउन को ऐड कर दिया गया है। दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, कॉम्प्लेक्स चेंज इनटू सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
अब यहाँ से स्टार्ट होता है लिटरेरी टर्म्स के कुछ क्वेश्चन हैं ये है अनदर नेम ऑफ वर्ड्स लिब्रे। वर्ड्स लिब्रे किसे कहते हैं? कोर्टली वर्ड्स को? नहीं। नन ऑफ द एबव भी नहीं है। ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स होता है, दो चीज़ें होती हैं। तो वर्ड्स लिब्रे किसको कहते हैं? फ्री वर्ड्स को कहते हैं, जिसमें कि राइम मीटर नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, दैट इज नोन एज क्या होता है? फ्री वर्ड्स। वर्ड्स लिब्रे इज नोन एज फ्री वर्ड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अ सीजेरा इज अ। सीजेरा क्या होता है? सीजेरा जो है वो लिटरेरी टर्म्स में हम लोग पढ़े हैं कि सीजेरा होता है पॉज इन अ लाइन, मतलब लाइन में जो ठहराव होता है, दैट इज नोन एज सीजेरा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26, यानी कि अ सीजेरा इज अ क्या हो जाएगा? पॉज। पॉज मतलब ठहराव या रुकाव, दैट इज नोन एज सीजेरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 है द फर्स्ट 8 लाइन ऑफ अ सोनेट आर कॉल्ड। अब सोनेट में क्या होता है, जो शेक्सपियरन सोनेट है उसमें 14 लाइन होते हैं और 4 लाइन के 3 स्टैंजा होते हैं और लास्ट का एक हीरोइक कपलेट होता है। क्या होता है? हीरोइक कपलेट होता है, जो कि 2 लाइन का होता है। तो ये क्या होते हैं? 4 लाइन के 3 स्टैंजा, 4 3 जा 12 लाइन हो गया, अब प्लस 2 लाइन 14 लाइन हो गया। तो स्टार्टिंग के ये जो 2 स्टैंजाज होते हैं 4 लाइन के, यानी 8 लाइन जो होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो 8 लाइन को सेस्टेट मतलब 6 लाइन, सीजेरा अभी पढ़े हम लोग कि पॉज बिटवीन द लाइन, और वोल्टा कोई टर्म नहीं है। तो जैसे सेस्टेट हो गया, ऑक्टेव हो गया, और टेर्जा राइमा हो गया। तो ये क्या है? 3 लाइन के लिए होता है, 2 लाइन के लिए कपलेट होता है। तो ऐसे ही 8 लाइन को क्या बोलते हैं इन द सोनेट? ऑक्टेव बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑक्टेव इज नोन एज फर्स्ट 8 लाइन ऑफ द सोनेट। अब क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? क्लोजेट ड्रामा हम लोग शायद लास्ट क्लास में देखे थे लिटरेरी टर्म्स में। क्लोजेट ड्रामा में का एग्जाम्पल है मिल्टन का एक वर्क है जो पैराडाइज रिगेंड के साथ वो हुआ था, पब्लिश हुआ था। उसका नाम है कॉमस है मे बी। तो क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? अ लिटरेरी वर्क आर अ ड्रामा विच कैन बी रीड ऑनली, जैसे कि परफॉर्म करने के लिए या प्ले करने के लिए नहीं होता है। वो किसके लिए होता है? केवल होता है क्या? रीडिंग के लिए होता है। तो रीडिंग के लिए जो ड्रामा या स्टोरी क्रिएट की जाती है, लिखी जाती है, दैट इज़ नोन एज क्लोजेट ड्रामा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ड्रामा टू रीड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 है व्हाट इज मीन्ड बाय कैथारसिस। इसको भी हम लोग लास्ट की क्लास में पढ़े थे। कैथारसिस और हेमर्शिया, पेरिपेटिया, ये सारे टर्म्स पढ़े हैं। कैथारसिस मीन्स होता है प्यूरिफिकेशन या परगेशन, यानी कि द ट्रेजिक फ्लाई इन द एंटागोनिस्ट नहीं होगा। कैथारसिस मीन्स परगेशन और प्यूरिफिकेशन। ट्रेजिक फ्लाई इन द प्रोटैगोनिस्ट ये भी नहीं होगा। फॉल्स स्टेप टेकन इन डार्क ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पीटी एंड फियर, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ अ हीरो इज, मतलब हीरो का अचानक से फॉर्चून, भाग्य में परिवर्तन हो जाना, अचानक से रिवर्सल होना, किस नाम से जाना जाता है? कैथारसिस तो हम लोग अभी पढ़ लिए कि क्या होता है, परगेशन या प्यूरिफिकेशन। अब बचता है एपिस्टल, जो कि पढ़े नहीं है, पोएसीज नहीं पढ़े हैं। यहाँ पे क्या होगा?
रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ अ हीरो इज नोन एज पेरीपेटिया। क्या बोलते हैं उसे? पेरीपेटिया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ अ हीरो इज कॉल्ड पेरीपेटिया। अब नेक्स्ट क्लास में फिर से लिटरेरी टर्म, क्लॉज और वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस, ये सारी चीज़ों का क्वेश्चंस लेके आएंगे मिक्सअप, और धीरे धीरे फिर लिटरेचर की तरफ जाएंगे। लिटरेरी टर्म्स और मूवमेंट्स भी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और सारे जो है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे। तो बस आज इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल यदि कंटेंट अच्छा लगे तो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।